हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, जो कि हमने आपको पिछले वीडियोस काफ़ी प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें, और उसका यदि आपने देख लिया है तो उसका यदि आप एक रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं, जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस सीरीज़ में जुड़ जाइए। आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए बात करते हैं आपके इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम जो है यह है आपका, जिसे हम हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कह देते हैं। ठीक है, जिसे एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 में दिया था। इकोसिस्टम वर्ड एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने कब दिया था? 1935 में दिया था, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आपका इको और दूसरा है सिस्टम, जिसमें इको का अर्थ इकोलॉजी होता है, जिसमें इको का मतलब इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी होता है, और सिस्टम का मतलब इंटरेक्शन यूनिट होती है। ठीक है, इंटरेक्शन यूनिट, यानी कि इकोलॉजी को हम हिंदी में कह देते हैं पारिस्थितिकी, जबकि इंटरेक्शन यूनिट को हम हिंदी में कहते हैं अंतरक्रिया इकाई। क्या कह देते हैं? अंतरक्रिया इकाई कह देते हैं। इकोलॉजी, देखिए बात करें यदि हम इकोलॉजी शब्द की, तो इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने सन 1866 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? सन 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और इकोसिस्टम वर्ड जो है वह आपका एजी टेंसले ने 1935 ईस्वी में दिया था। इसको आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी के बारे में, कि इकोलॉजी के पिता या इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो इकोलॉजी के जनक ईपी ओदुम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ईपी ओदुम को कहा जाता है। इकोलॉजी जो है यह आपका एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, जो कि इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकोज और लॉगस। ओइकोज और लॉगस, जिसमें ओइकोज का मतलब होता है हाउस और लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना। क्या मतलब होता है? स्टडी करना। तो लॉगस का मतलब स्टडी करना, यानी कि किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? हाउस की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा आगे, यानी कि इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव समुदाय, जितने भी आपके जीव समुदाय होते हैं, उनके प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव समुदाय के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव समुदाय के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। जहाँ पर वह रहते हैं, उनके प्राकृतिक आवास के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इन जीव समुदाय तथा इनके अड़ोस पड़ोस को एक साथ मिलाकर पर्यावरण कहलाता है। यानी कि जो जीव समुदाय होता है, इसके आसपास जितना भी आपको आवरण दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम पर्यावरण कह देते हैं। द सराउंडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एनवायरमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला है इकोसिस्टम वातावरण के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इनमें आपस में पारस्परिक संबंध होता है। क्या होता है? इनमें आपस में पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे इकोसिस्टम जो है, हमने आपको बताया कि इकोसिस्टम जो होता है उसमें उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो आपका जो बायोटिक कंपोनेंट होता है और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में पारस्परिक संबंध होता है। क्या होता है? पारस्परिक संबंध होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट को हम हिंदी में सजीव कह देते हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट को हम हिंदी में निर्जीव कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। तो पहला जो है वह है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। क्या है? पहला है आपका एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि आपका ईपी ओदुम के अनुसार, किसके अनुसार? ईपी ओदुम के अनुसार, जिन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, उसी बात को आप थोड़ा सा याद करते रहें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब कोई एक वर्ड आता है और उस वर्ड को जब पूरा सा हम एक बार एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो जो है चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रह जाती हैं। बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। एबायोटिक कंपोनेंट्स ईपी ओदुम के अनुसार एबायोटिक कंपोनेंट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका पहला आता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। क्या आता है? पहला आता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, और आपका
दूसरा आता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड, और तीसरा आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जितने भी आपके जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है वह तो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक, मतलब अकार्बनिक पोषक तत्व, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिनमें कार्बन पाया जाता है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब जलवायुवीय कारक होते हैं। तो इनऑर्गेनिक जो होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वह उसमें आपके जल आता है, तत्व आते हैं, क्या आता है, जल आता है, तत्व आते हैं। और जैसे तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तथा गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अमोनिया आदि गैसें उसमें आती हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो गए। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे फैट होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और विटामिन्स होते हैं। इनके यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने अपनी एनिमल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से इनको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये जितने भी आपके होते हैं, जैसे फैट होता है इसमें भी कार्बन होता है, लिपिड्स होते हैं इसमें भी कार्बन होता है, प्रोटीन होता है इसमें भी कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होता है और विटामिन्स में भी कार्बन होता है, ठीक है। तो इन सभी में जब कार्बन होता है तो इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। प्रोटीन की परिभाषा ही है कि द प्रोटीन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड इन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, जो कि विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है, और वह क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन CHO और N से मिलकर के बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट CHO से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो इनमें कहीं ना कहीं कार्बन और हाइड्रोजन के कहीं ना कहीं इसमें तत्व पाए जाते हैं, भाग पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। उसके बाद तीसरा आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब होता है जलवायुवीय कारक। जलवायुवीय कारक का मतलब जो भी आपके जलवायु से हमें प्राप्त होता है, जैसे लाइट होता है, टेम्परेचर होती है, ह्यूमिडिटी होती है और रेनफॉल होती है। क्या होती है, लाइट होती है, टेम्परेचर होती है, ह्यूमिडिटी होती है और आपकी एयर होती है और रेनफॉल होती है। ये भी आपके इकोसिस्टम पर क्या करते हैं, इकोसिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, इकोसिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो जैसे जो है आपका लाइट हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, एयर मतलब वायु, रेनफॉल मतलब वर्षा, टेम्परेचर मतलब तापमान, लाइट मतलब प्रकाश, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट, देखिए क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है, इनमें से कोई आपको दे देगा, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, इनमें से कोई एक दे देगा, और 3 आपके इनऑर्गेनिक होंगे। तो इसी प्रकार से इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेना है, और सबसे अच्छा तरीका यही है याद करने का कि जो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं उनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तथा आपकी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अमोनिया होती है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, लिपिड्स होते हैं। इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, मतलब जैविक घटक, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में जैविक घटक, या इंग्लिश में कहें तो बायोटिक कंपोनेंट कह देते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट आपके, इनको हमने 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो हो गया आपका ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिक्स कह देते हैं, और दूसरे हो गए आपके हेट्रोट्रॉफिक्स या हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो जैसे आपके ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में, इन्हें हम हिंदी में कह देते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब ऐसे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रॉफिक्स कहलाते हैं, या स्वपोषी पादप कहलाते हैं, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉप्स मतलब डिपेंड ऑन द होस्ट, क्या होते हैं वो, डिपेंड ऑन द होस्ट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि होस्ट डिपेंड ऑन दी किस पर, प्राइमरी प्रोड्यूस्ड, सॉरी, डिपेंड ऑन दी प्राइमरी प्रोड्यूस, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं उन पर ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पेड़ पौधों पर ये डिपेंड होते हैं, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम परपोषी, हिंदी में परपोषी कह देते हैं, ठीक है। बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में। तो इन्हें भी हमने 2 भागों में विभाजित किया, 2 भागों में हमने इन्हें विभाजित किया। जैसे आपका आता है फोटोट्रॉप्स और दूसरा आपका कीमोट्रॉप्स। क्या होते हैं, फोटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं आपके कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स में क्या होता है, फोटोट्रॉप्स में जो भी आपके पादप होते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। देयर फूड थ्रू मेक फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है। जैसे आपके क्या होते हैं, जैसे आपके ग्रीन प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आपके ग्रीन प्लांट होते हैं।
अब बात करते हैं अब कीमोट्रॉप्स के बारे में। तो ऐसे पौधे जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, मतलब रसायन संश्लेषी पादप होते हैं। क्या होते हैं? जो रसायन संश्लेषी पादप होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम कीमोट्रॉप्स कह देते हैं। जैसे आपका कीमोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है? कीमोबैक्टीरिया होता है जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करता है, मतलब ऑक्सीकारक और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन करता है, तो जिसे हम कीमोट्रॉप्स कह देते हैं। ठीक है, बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। हमने आपको बता ही दिया कि यह जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर पर क्या करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर पर निर्भर होते हैं। अब ये भी हमने आपको ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे होलोजोइक का मतलब होता है कंज्यूम द फूड थ्रू देयर माउथ, अपने माउथ के द्वारा ही अपने माउथ यानी कि मुंह के द्वारा ही भोजन को कंज्यूम कर लेते हैं, वह तो आपके होलोजोइक कहलाते हैं। ठीक है, वह तो आपके होलोजोइक कहलाते हैं। अब इनमें भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। जैसे आपके हर्बीवोरस होते हैं, कॉर्निवोरस होते हैं और आपके ओमनीवोरस होते हैं। तो हर्बीवोरस यानी कि ऐसे जानवर जो या ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, ऐसे जीव जो सिर्फ हर्ब को खाते हैं। हर्ब का मतलब जो सिर्फ साग और सब्जियों को खाते हैं। ठीक है, जैसे आपका रैबिट होता है, मतलब खरगोश होता है, और आपकी बकरी होती है। क्या होती है? बकरी, जिसे हम गोट बोलते हैं, गोट। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं ओमनीवोरस जो आपके क्या ऐसे जानवर जो हर्बीवोरस के बाद ओमनीवोरस, मतलब ऐसे जो क्या करते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खा लेते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खा लेते हैं, यानी कि साग सब्जियां और मांस दोनों को खा लेते हैं, उन्हें हम कह देते हैं ओमनीवोरस। कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ मांस को खाते हैं। क्या करते हैं? जो सिर्फ मांस को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस कह देते हैं। बात करते हैं सेप्रोफाइट्स के बारे में। सेप्रोफाइट्स मतलब टेक फूड फ्रॉम डेड टिश्यू इन सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है, ये क्या करते हैं, जैसे कोई सेल मरी हुई है, ठीक है, जैसे कोई प्राणी जब मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। उसके शरीर से रस को सक करते हैं, जो उसका सॉल्यूशन होता है, उसके बॉडी में जितना भी सॉल्यूशन होता है उसको ये क्या करते हैं, उसको ये सक करते हैं। क्या करते हैं? सक करते हैं, मतलब उसको चूस लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको ये चूस लेते हैं। जैसे आपके बैक्टीरिया होते हैं और आपके फंगस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला आता है आपका पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जिसे हम हिंदी में कह देते हैं परजीवी। परजीवी मतलब दूसरे जीव पर आश्रित जीव ही आपका परजीवी कहलाता है। जैसे कंज्यूम फूड फ्रॉम लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर रहकर उसके प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उस प्रोटोप्लाज्म को ये ग्रहण करते हैं, सक करते हैं, तो उसे हम पैरासाइट कह देते हैं। जैसे आपके ऊपर रहने वाले पैरासाइट आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका एंडो पैरासाइट होता है और आपका एक्सो पैरासाइट होता है, या एक्टो पैरासाइट कह सकते हैं। एक्टो पैरासाइट में आपके जू आता है, किलनी आता है, जू और किलनी। और एंडो पैरासाइट में आपके एस्केरिस और फीताक्रम, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड इसका साइंटिफिक नाम होता है, और फीताक्रम का साइंटिफिक नाम टीनिया सोलियम होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं इकोसिस्टम को, थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम जो है मेनली 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। जैसे आपका एक तो इकोसिस्टम में एक तो आपका प्रोड्यूसर होता है, दूसरा आपका कंज्यूमर होता है और तीसरा आपका डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है ऐसे जीव जो उत्पादक होते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं उत्पादक। कंज्यूमर को हम कह देते हैं क्या? उपभोक्ता। क्या कह देते हैं? इसको हम उपभोक्ता कह देते हैं। और डिकम्पोजर को हम हिंदी में अपघटक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अपघटक कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका कंज्यूमर होता है, इसे हमने पुनः 3 भागों में विभाजित किया कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है उसे हम हर्बीवोरस कह देते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है उसे हम कार्निवोरस कह देते हैं, और टर्सरी कंज्यूमर जो होता है उसे हम फूड ऑन कार्निवोरस कह देते हैं। जो सबसे ऊपर उच्च उपभोक्ता होता है, उच्च उपभोक्ता होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम टर्सरी कंज्यूमर कह देते हैं। उच्च उपभोक्ता की एक खासियत होती है कि ऐसा उपभोक्ता जिसे कोई दोबारा ना खा सके, उसका
उसका सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजिशन ही होता है। जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर का शिकार करते हैं टर्सरी कंज्यूमर। जैसे आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाता है, जैसे आपके हिरन हो गए और आपकी जैसे फॉक्स हो गई, तो इसका टर्सरी कंज्यूमर जैसे आपका लॉयन होता है, ठीक है, और इसमें सेकेंडरी में सांप भी आ जाता है, स्नैक भी आ जाते हैं। तो जो स्नैक होता है, आपने देखा होगा स्नैक को ईगल या गरुड़ पक्षी या फिर काइट यानी कि चील होता है वह खाता है। तो चील को शिकार करते हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा, क्योंकि चील का सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन का मतलब उसका सिर्फ अपघटन होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस ही उसको डिकम्पोज करते हैं, मृदा में वह सड़ गल करके अपना जीवन खत्म करता है, ठीक है। और जैसे आपका होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसका शिकार होता है टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा। जैसे आपका शेर हो गया, यह भी टर्सरी कंज्यूमर में आता है, ठीक है। शेर हो गया, शेर का शिकार कोई करता है? नहीं करता, बिकॉज शेर खुद टर्सरी सेकेंडरी कंज्यूमर का शिकार करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से चीज़ों को एक चैन के हिसाब से चलते चले जाएंगे। बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। टाइप ऑफ इकोसिस्टम का मतलब होता है, इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, मेनली इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या आता है? नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखिए नेचुरल इकोसिस्टम या इकोसिस्टम के बारे में आपको थोड़ी सी एक बात बता दें। कल जो है टेलीग्राम पर एक मैसेज आया था मेरे पास, उसमें पूछा था कि सर आप बताइए कि जो आपका पॉन्ड इकोसिस्टम होता है वह नेचुरल होता है या आर्टिफिशियल होता है। तो देखिए हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप पॉन्ड इकोसिस्टम को, एक तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और दूसरा आपका नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। उसकी कैटेगरीज होती हैं। जैसे यदि आप, हम आपको बता दें कि यदि आप गूगल पर या फिर क्रोम ब्राउज़र पर किसी पर सर्च करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको नेचुरल मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसी किताब या बुक को देखेंगे, किसी किताब को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको आर्टिफिशियल मिलेगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में इसे गिना जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में पॉन्ड इकोसिस्टम देता है या फिर आर्टिफिशियली या फिर। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जहाँ पर इस प्रकार के ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन का बनना संभव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो वहाँ पर बैठा होता है, एग्जामिनर जो पेपर बनाता है, उसे इतना ज्ञान होता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन को वहाँ पर रखा नहीं जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है वह आपका नेचुरल में भी पढ़ा जाता है और आर्टिफिशियल में भी पढ़ा जाता है। बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो है वह आपका दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जैसे दो प्रकार का होता है, जैसे आपका टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। क्या होता है? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है भूमि पर बनने वाला इकोसिस्टम, और एक्वाटिक का मतलब होता है जल में बनने वाला इकोसिस्टम। जल में बनने वाला और भूमि में बनने वाला। तो भूमि मतलब धरातल पर बनने वाला। अब धरातल पर जो बनने वाला होता है उसमें आपके रिलेटेड टू लैंड एंड वेजिटेशन, देखो सामने लिखा है कि रिलेटेड टू लैंड एंड वेजिटेशन, ठीक है। तो इसमें आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है, ग्रास इकोसिस्टम आता है और डिजर्ट इकोसिस्टम आता है। क्या आता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम और डिजर्ट इकोसिस्टम। यानी कि फॉरेस्ट जो बनेगा वह तो धरातल पर ही बनेगा, ठीक है, और उस पर कोई भी पानी नहीं होगा। ग्रास लैंड इकोसिस्टम जो होगा वह भी आपका धरातल पर ही बनेगा, ठीक है, और वनस्पतियों के द्वारा बनेगा। उसके बाद डिजर्ट भी आपका धरातल पर बनेगा। जैसे राजस्थान वाले एरिया में जहाँ पर रेगिस्तान होता है तो डिजर्ट वहीं पर तो होता है। डिजर्ट सबसे बड़ा डिजर्ट यानी कि सहारा रेगिस्तान, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब जैसे एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक जो बनता है वह जल से बनता है। जल का मतलब एक्वाटिक में जैसे आपका मैराइन वाटर हो सकता है और आपका फ्रेश वाटर हो सकता है। मैराइन में आपका जैसे समुद्री जल सी एंड डेल्टाइक हो सकता है, जैसे आपका समुद्र से बन रहा है या डेल्टा से बन रहा है या समुद्र वाले जल से बन रहा है तो वह खारा पानी होगा, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर को हम कह सकते हैं स्वच्छ जल। क्या कह सकते हैं? स्वच्छ या फ्रेश वाटर कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका फ्रेश वाटर जो होता है उसे भी हमने दो भागों में कैटेगराइज किया, लैंटिक और लोटिक। लैंटिक में स्टैंडिंग फ्रेश वाटर यानी कि स्टैंडिंग होता है वाटर, खड़ा हुआ होता है, पानी बहता नहीं है। स्टैंडिंग का मतलब होता है पानी बह नहीं रहा है। लैंटिक का मतलब यही हो रहा है कि पानी बह नहीं रहा है, पानी एक जगह रुका हुआ है। जैसे आपका पॉन्ड होता है, पॉन्ड में पानी बहता नहीं है, पॉन्ड में पानी स्थिर रहता है, ठीक है। और आपकी लेक होती है जैसे झील, ठीक है। और जैसे रनिंग फ्रेश वाटर जिसे हम लोटिक के नाम से जानते हैं, लोटिक के नाम से जानते हैं। तो जो लोटिक होता है जैसे उसमें आपकी
आपकी रिवर्स आती हैं, रिवर्स में आपने पानी देखा होगा, उसमें पानी बहता रहता है, ठीक है। और स्ट्रीम जो आपकी जल की धारा होती है उसे हम इंग्लिश में स्ट्रीम कहते हैं। तो धारा जो होती है वह हमेशा बहती रहती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना, इकोसिस्टम इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है ट्रॉफिक लेवल यानी कि पोषक स्तर। पोषक स्तर को भी पढ़ लेते हैं। पोषक स्तर क्या होता है? पोषक स्तर यानी कि एक जब इकोसिस्टम में कई पोषक स्तर होते हैं, क्या होते हैं? कई पोषक स्तर होते हैं। तो जब इकोसिस्टम बनता है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर इसी प्रकार से बनते हैं। तो उनके बीच में जो एक स्तर होता है, उनके बीच में जो एक स्तर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम पोषक स्तर कह देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रॉफिक लेवल को जानते हैं, ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। जैसे पहला है आपका हरी घास। तो जैसे हरी घास आपकी उगी होगी, ठीक है, किसी भी फील्ड पर आपकी हरी घास उगी होगी। अब हरी घास को टिड्डे ने खाया, किसने? ग्रासहॉपर ने खाया। और ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को मेढक ने खाया। किसने खाया? मेढक ने। अब मेढक को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। किसने खाया? बाज ने या काइट ने कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हरी घास थी, हरी घास उगी हुई थी, हरी घास से टिड्डे के पास गया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया हरी घास, ट्रॉफिक लेवल 2 हो गया टिड्डा, ट्रॉफिक लेवल 3 हो गया मेढक, ट्रॉफिक लेवल 4 हो गया सांप और ट्रॉफिक लेवल 5 हो गया बाज। तो इनके बीच में एक लेवल बन रहा है जिसे हम ट्रॉफिक लेवल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रॉफिक लेवल कह देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से लेवल्स चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपका दूसरा, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि हरी घास को टिड्डा ना खा करके हरी घास को बकरी खा ले। हो सकता है टिड्डा ना खाए बकरी खा ले, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल कई हिसाब से बन सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, हरी घास को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, ठीक है, सॉरी, या बकरी को शेर ने भी खाया और बकरी को आपके मनुष्य ने भी खाया। हो सकता है कि बकरी को शेर भी खा सकता है और बकरी को मनुष्य भी खा सकता है। अब मनुष्य को हो सकता है कि शेर खा ले, मनुष्य को हो सकता है कि शेर खा ले। तो इस प्रकार से हरी घास पहला ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बकरी, थर्ड आपका मनुष्य और शेर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और चौथा जो बनेगा वह आपका शेर का होगा, बिकॉज मनुष्य को शेर खाएगा बल्कि शेर को मनुष्य नहीं खाएगा, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर जो होगा वह आपका क्या होगा? वह आपका लॉयन होता है। क्या होता है? वह आपका लॉयन होता है। किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल अनंत नहीं हो सकते हैं। किसी भी ट्रॉफिक लेवल में किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल अनंत नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? अनंत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ट्रॉफिक लेवल की बात, ठीक है। आगे बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी कि जो आपका एक इकोसिस्टम होता है उसमें एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है, एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपका एनर्जी का सबसे बड़ा और अंतिम स्रोत जो होता है वह सूर्य ही होता है। क्या होता है? वह आपका सूर्य ही होता है, ठीक है। तो एनर्जी का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वह सूर्य होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स जो कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, बता ही दिया। स्वपोषी पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिन्हें उत्पादक कहते हैं। पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं और शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं जिन्हें कॉर्निवोरस कहते हैं, और इन्हें अपघटक डिकम्पोजर खाते हैं या डिकम्पोज करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर एक चक्र चलता रहता है और जीवों में एनर्जी एक से दूसरे में पहुंचती रहती है, ठीक है। इस प्रकार से यही आपका पृथ्वी का नियम होता है, यही आपके प्रकृति का नियम होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडेमान। क्या था? जिनका नाम था लिंडेमान नाम था। इन्होंने एक नियम दिया था। क्या दिया था? 10% ऑफ एनर्जी का 10% का नियम दिया था। तो इन्होंने बताया कि लिंडेमान वैज्ञानिक के अनुसार एक जीव से दूसरे जीव में सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। 10% ऊर्जा को ही ट्रांसफ़र 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफ़र होता है। बाकी 90% ऊर्जा जो होती है वह आपकी वायुमंडल में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वह आपकी वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद
जो आपका जैसे आपका प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया और कंज्यूमर को आपने कंज्यूमर को कंज्यूमर डिकम्पोज हो गया। तो जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी, क्या थी, 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा उसे सन से प्राप्त हुई, सन से उसे 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। अब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया, जब कंज्यूमर ने खाया तो उसकी 90% ऊर्जा जो थी वह आपकी इन्वायरमेंट में चली गई। कहाँ चली गई, वह आपकी इन्वायरमेंट में चली गई। और तो 10% यानी कि सिर्फ 10% कितना हुआ 1000 का, 100 किलो कैलोरी। ठीक है, अब 100 किलो कैलोरी ऊर्जा का 90% इन्वायरमेंट में चला गया, बचा आपका 10 किलो कैलोरी जो कि डिकम्पोज के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा डिकम्पोज होता है। बैक्टीरिया और फंगस को सिर्फ और सिर्फ 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जैसे हम दूसरा और इकोसिस्टम या दूसरा और ट्रॉफिक लेवल समझ लेते हैं। जैसे हरी घास, हरी घास के पास 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी, 100 किलो कैलोरी बचेगी आपकी टिड्डा के पास, 10 किलो कैलोरी बचेगी मेढक के पास, 1 किलो कैलोरी सांप के पास और 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है किसके पास, बाज के पास। अब आप हमें एक चीज़ बताइए कि जब बाज के पास 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचती है, जब बाज के पास 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचती है, तो जब इसका हम 90 यानी कि इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना बैठेगा, 0.01%। कितना बैठेगा, 0.01%। अब इतनी ऊर्जा लेके कोई व्यक्ति या कोई जीव कहाँ जाएगा, 0.01% ऊर्जा लेके कोई जीव कहाँ जाएगा, उसे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए इनका सिर्फ और सिर्फ डीकम्पोजिशन होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डीकम्पोजिशन ही होता है। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बात कर लेते हैं। आपको सिर्फ सुनते जाना है, आपका काम हो जाएगा। कल का पेपर यदि अच्छा जाए तो एक बार हमें ज़रूर अवश्य बता देना। बात करते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन का मतलब होता है खाद्य श्रृंखला। क्या होता है, खाद्य श्रृंखला होता है। खाद्य श्रृंखला प्रपोज्ड बाय चार्ल्स एल्टन, यानी कि किसने दिया था, खाद्य श्रृंखला को दिया था चार्ल्स एल्टन ने। किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो चार्ल्स एल्टन ने जब दिया तो किसी इसकी फूड खाद्य श्रृंखला जो होती है, फूड चेन होती है, उसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी पारतंत्र में एक जीव अपने भोजन के लिए किस जीव को खाता है या किस जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम फूड चेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उसे हम फूड चेन कह देते हैं। यानी कि एक जीव दूसरे जीव पर जिस प्रकार से निर्भर रहता है, उनके बीच में जो चेन बनती है, उस चेन को ही हम क्या कह देते हैं, उस चेन को ही हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कह देते हैं। जैसे हरी घास, हरी घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे, आप सबसे अच्छा यही आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। हर बार आप यही जो है एग्जाम्पल को फिट कर सकते हैं कहीं भी। मेढक, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये चेन बन रही है, इस चेन को ही हम क्या कह देते हैं, इस चेन को ही हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो आपकी फूड चेन होती है वह रैखिक होती है। कैसी होती है, वह आपकी रैखिक होती है। रैखिक का मतलब सीधी, सीधी होती है। इसमें कहीं भी जैसे टिड्डे से इधर उधर इधर उधर इधर उधर नहीं जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई भी रैखिक होती है। इसमें कहीं ना कहीं कोई भी इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इनमें जो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं फूड वेब के बारे में। जो फूड वेब होती है वो फूड चेन से जस्ट थोड़ी अपोजिट होती है। फूड चेन रैखिक होती है जबकि फूड वेब में जाल बना होता है। वेब का मतलब ही जाल होता है। क्या होता है, वेब का मतलब ही जाल होता है, जिसे हम हिंदी में भोज्य जाल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कहें तो उसे हम फूड वेब कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उसे हम फूड वेब कह देते हैं। इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो किसी पारितंत्र में आहार श्रृंखलाएं रैखिक नहीं होती हैं, बल्कि ये जटिल होती हैं। कैसी होती हैं, जटिल होती हैं। जटिल का मतलब जैसे आपकी फूड चेन बनेगी वह सीधी होगी, सरल होगी, सीधी होगी, सरल होगी, रैखिक कह सकते हैं। यानी कि 180 डिग्री से 180 डिग्री का कोण बनाती है कौन सी, फूड चेन। ठीक है, जबकि फूड वेब जो होता है, फूड वेब जो होती है उसमें कोई भी कोण सीधा नहीं बनता है, उसमें कोई भी कोण आपका बन सकता है। तो यह जो है एक जाल सदृश संरचना होती है। कैसी होती है, जाल सदृश संरचना होती है, जिसे हम आहार जाल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, जिसे हम आहार जाल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आहार जाल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई ग्रास है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ग्रास है, उस ग्रास को सबसे पहले टिड्डे ने खाया।
टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये जो है आपकी सीधी, इसे तो हम गिनती कर लेंगे किसमें, फूड चेन में। किसमें, फूड चेन में। अब जैसे घास हो गई, अब घास को हो सकता है जैसे ग्रासेस हो सकती है, तो ग्रासेस को हो सकता है कि यहाँ पर टिड्डा ना खा करके इसको कंज्यूम ना करे, बल्कि हो सकता है कि इसको रैबिट जो होता है यानी कि जो खरगोश हो सकता है वह इसको कंज्यूम कर ले, हो सकता है खरगोश कंज्यूम कर ले। तो खरगोश के बाद अब खरगोश को सांप कंज्यूम करेगा, जो स्नैक होता है वह कंज्यूम कर लेगा, और सांप को बाज। तो देखिए यहाँ से आए और यहाँ से सांप के पास पहुंचे और सांप से फिर बाज के पास पहुंचे। ठीक है, उसी प्रकार घास को हो सकता है हिरन कंज्यूम करे, और हिरन को हो सकता है शेर कंज्यूम करे, या शेर ना करके चीता कंज्यूम कर ले, या चीता ना करे तो बाघ कंज्यूम कर ले। तो इस प्रकार से ये जो आपको जाल दिखाई दे रहा है इसी को हम फूड वेब कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फूड वेब कह देते हैं। अब इसी में एक और एग्जांपल देख लीजिए कि हो सकता है घास को बकरी खाए, बकरी को हो सकता है मनुष्य खा ले, और मनुष्य को आपका शेर भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है और बाघ भी खा सकता है। तो इनके बीच में जो ये आपको जाल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है उसी को हम फूड वेब कह देते हैं। सो दिस इज अ फूड वेब। क्या, फूड वेब। एक जीव कई आहार श्रृंखला का भाग हो सकता है। क्या हो सकता है, एक जीव कई आहार श्रृंखला का भाग हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और ये आपका एक जो है एक यूनिट कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं अगले यूनिट के बारे में, बात करते हैं प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय के बारे में। किसके बारे में, प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय के बारे में। तो आपका जो पादप समुदाय होता है किसे कहते हैं, देख लीजिए, पौधे के उस समूह को जो एक स्थान पर उगता है और जिनका आपस में तथा अपने वातावरण से घनिष्ठ संबंध होता है, एक पादप समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है, एक पादप समुदाय कहलाता है। एक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समष्टि के ग्रुपों के अध्ययन को समुदाय पारिस्थिति या कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं समुदाय के लक्षण के बारे में। समुदाय के लक्षण के बारे में यदि हम बात करें तो समुदाय के लक्षण क्या होंगे, जैसे उसमें पहला होगा स्पीशीज विभिन्नता, मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी। दूसरा होगा वृद्धि रूप एवं संरचना, वृद्धि रूप एवं संरचना। तीसरा होगा प्रभाविता। चौथा होगा अनुक्रमण। और पांचवा होगा स्वयं आत्मनिर्भरता के लिए ट्रॉपिकल संरचना। ठीक है, तो इन लक्षणों को आप याद रखना, इन लक्षणों को आप याद रखना, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं पादप समुदाय के प्रकार। पादप समुदाय के प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर एक पर आता है आपका विवृत श्रृंखला और दूसरा आता है आपका समृद्ध श्रृंखला। विवृत श्रृंखला में आपका क्या होता है, जब पौधे से पौधे की दूरी में यानी कि वाइडली स्पेस होता है, वाइडली स्पेस होता है तो इसमें जो है कोई दूसरी स्पीसीज भी ग्रो कर सकती है, कोई दूसरी स्पीसीज भी पौधे की ग्रो कर सकती है, तो उसे हम विवृत श्रृंखला या उसे हम खुला समुदाय कह देते हैं, खुला पादप समुदाय या ओपन प्लांट कम्युनिटी कह देते हैं। ठीक है, और यदि हम क्लोज्ड के बारे में बात करें तो क्लोज्ड जो होती है वह समृद्ध या बंद पादप समुदाय, यानी कि जब पौधों के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, जब बहुत ही कम स्पेस होता है तो उनके बीच में कोई भी स्पेस यानी कि कोई भी पौधा लगने की जगह नहीं होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम क्लोज्ड प्लांट कम्युनिटी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं पौधों में पारस्परिक संबंध। तो पौधों में पारस्परिक संबंध किस प्रकार से होता है, प्रतियोगिता होती है, स्तरीकरण होता है। प्रतियोगिता दो प्रकार से हो सकती है, समान जाति के पौधों के बीच में हो सकती है और असमान जाति के पौधों के बीच में हो सकती है। समान जाति के पौधों के बीच में यदि कोई प्रतियोगिता होगी तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कह देते हैं, जबकि जब कोई प्रतियोगिता असमान जाति के पौधों के बीच में होती है तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कह देते हैं। ठीक है, स्तरीकरण के बारे में यदि हम बात करें तो स्तरीकरण का मतलब होता है एक स्तर बनता है पौधों के बीच में। ये जो आपको स्तर बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो आपको बढ़ता हुआ क्रम ये दिखाई दे रहा है, इसी के बनने के जो स्तर बनते हैं, इसी स्तर के बनने की क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, स्तरीकरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्तरीकरण कह देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला है आपका
परिनिर्भरता या परिनिर्भरता, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी दूसरे पौधों पर निर्भर रहना, क्या रहना, दूसरों पौधों पर निर्भर रहना। जैसे आपके एपीफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं, तो दूसरे पौधों पर ये उगते हैं, क्या होते हैं, दूसरे पौधों पर उगते हैं। पैरासाइट हमने आपको बता ही दिया, तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और जीवों का क्या लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म सक करते हैं, प्रोटोप्लाज्म सॉल्यूशन के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। सैप्रोफाइट मतलब डिकम्पोजिशन करते हैं। मॉसेस होते हैं और फर्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद पादप समुदाय का विकास होता है। पादप समुदाय के विकास के बारे में यदि हम बात करें तो किसी भी प्रतिभूमि पर उगने वाले पौधों को पायनियर कह देते हैं। और जो आपकी सबसे बाद में, यानी कि कोई प्रतिभूमि पड़ी है उस पर जब कोई पहली बार कोई पादप समुदाय उगता है तो उसे हम पायनियर कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम पायनियर कहते हैं। और जब सबसे बाद में उगने वाली कोई वनस्पति होती है तो उसे हम चरम वनस्पति या क्लाइमैक्स वेजिटेशन कह देते हैं, क्या कह देते हैं, क्लाइमैक्स वेजिटेशन कह देते हैं। जैसे आपका कोई मूवी का ट्रेलर होता है, लास्ट में उसका क्लाइमैक्स छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यदि आपको पता चल जाएगा कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा तो आप बाहुबली 2 क्यों देखेंगे, ठीक है। तो उसका जो क्लाइमैक्स है वह आपको क्लियर कट नहीं बताया जाता है। यदि आपको पता चल जाए कि बाहुबली ने कटप्पा को या कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है, उसका जो भी हो, ठीक है, तो वो जो है नहीं होता है क्लाइमैक्स। तो जो ऐसे बाद में क्लाइमैक्स दिया जाता है, तो यहाँ पर जो आपके वनस्पति जो बाद में उग रही है उसे हम क्या कह देते हैं, क्लाइमैक्स वेजिटेशन कह देते हैं, ठीक है। तो बाद से मतलब क्लाइमैक्स, तो बाद में क्लाइमैक्स वेजिटेशन, ठीक है। पादप समुदायों का वर्गीकरण, क्या, पादप समुदायों का वर्गीकरण। पादप समुदायों का वर्गीकरण देखिए, भौतिक पादप समुदाय हो सकता है और जलीय पादप समुदाय हो सकता है। भौतिक नहीं, सॉरी, भौमिक। भौमिक का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट कम्युनिटीज, टेरेस्ट्रियल प्लांट कम्युनिटीज। और जलीय पादप को हम कह सकते हैं एक्वाटिक प्लांट कम्युनिटीज, क्या कह सकते हैं, एक्वाटिक प्लांट कम्युनिटीज। भूमि पर उगने वाले सभी पादप समुदाय भौमिक पादप कहलाते हैं। इनको चार भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में, इनको जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है, 4 भागों में। जैसे आपका घास का मैदान होता है, रेगिस्तान पादप समुदाय होता है। तो जैसे घास का मैदान है, भारत में घास के मैदान नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। और संसार के अन्य देशों में जैसे अमेरिका है, कनाडा है, अफ्रीका, अर्जेंटीना आदि में बहुतायत से मिलते हैं कौन से, घास के मैदान। तो इनको देख लेना, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम्पल ज़्यादा होते हैं और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो घास का मैदान अपने यहाँ नीलगिरी पर्वत पर ज़्यादा पाया जाता है। संसार की यदि हम बात करें तो अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, अर्जेंटीना आदि में बहुतायत से मिलते हैं। बात करें रेगिस्तान पादप समुदाय के बारे में, तो ऐसे पौधे जो कम पानी में उगने वाले होते हैं, कम पानी में उगने वाले होते हैं और इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक होती है। और इनकी जो जड़ें होती हैं वह बहुत ही गहरी चली जाती हैं पानी की खोज में। पानी की खोज में इनकी जो जड़ें होती हैं वह बहुत ही गहरी, जैसे आपकी 4 से 6 मीटर तक चली जाती हैं। कितनी, 4 से 6 मीटर तक चली जाती हैं। इनकी पत्तियां, इनमें ज़्यादातर पत्तियां संयुक्त पाई जाती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें स्टोमेटा यदि ज़्यादा होंगे तो जो है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के लॉस को कम करने के लिए जो आप इनको जो क्लाइमेट मिलता है वह उसी में ढल जाते हैं पौधे। जैसे आपका कैक्टस होता है, नागफनी होती है, जैसे है ना, बबूल होता है, यूफोर्बिया और एगेन होता है, ठीक है। तो इनको देख लेना, इन स्थानों में बहुत कम वर्षा होती है जहाँ पर रेगिस्तान पादप समुदाय उगता है, ठीक है। इन भागों में झाड़ियाँ ज़्यादा उगती हैं, क्या ज़्यादा उगती हैं, झाड़ियाँ ज़्यादा उगती हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, अगला समुदाय है वह है आपका टुंड्रा समुदाय। कौन सा समुदाय, टुंड्रा समुदाय। तो यह जो आपका समुदाय आता है, इसमें ये पादप समुदाय वहाँ उगते हैं जहाँ वर्ष के अधिकतर दिनों में बर्फ पड़ती है। क्या पड़ती है, वर्ष के अधिकतर दिनों में बर्फ पड़ती है और तापमान शून्य के आसपास रहता है, तापमान शून्य के आसपास रहता है। जैसे कठोर झाड़ियाँ, शीत अवरोधी घासें तथा लाइकेन्स होते हैं। क्या होते हैं, शीत अवरोधी घासें तथा लाइकेन्स होते हैं। टुंड्रा पादप समुदाय अधिकतर साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, कनाडा तथा उत्तरी यूरोप आदि में ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वन समुदाय की यदि हम बात करें, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ की, तो 3 भागों में विभक्त किया गया है वन समुदाय को, पतझड़ वन, शंकुधारी वन और मानसून वन, ठीक है। पतझड़ वन जो वर्ष एक बार अपने पत्ते, जो वन एक बार में अपने पत्ते वर्ष में एक बार जरूर लाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में डेसिडुअस प्लांट कहते हैं या डेसिडुअस फॉरेस्ट कह देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने वर्ष में एक बार पत्ते झाड़ देते हैं पतझड़ के मौसम में, ठीक है। जैसे ऐसे वनों में आपके
पेड़ टीक होता है, टिक्टोना ग्रैंडिस, साल, सोरिया रोबस्टा। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना, जैसे आपका साल, शीशम, टीक, ये पेड़ आपके लगाए जाते हैं। और इनमें जो जानवर होते हैं वह आपका गिलहरी, रीछ आदि जानवर होते हैं। भारत में भारत, अमेरिका, अफ्रीका तथा यूरोप आदि देशों में पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद शंकुधारी वन की यदि हम बात करें तो इनकी जो आकृति होती है वह कुछ शंकु के समान होती है। कैसी होती है? शंकु के समान होती है, इसलिए इन्हें शंकुधारी वन कहा जाता है। तो शंकुधारी वन का मतलब हुआ कोनिफर्स फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें चीड़ है, देवदार है, फर है, स्प्रूस आदि वृक्ष, ये वन सदाबहार होते हैं। कैसे होते हैं? ये वन सदाबहार होते हैं। जानवर इनमें रीछ, पहाड़ी भेड़, बकरी आदि पाए जाते हैं। जानवर इनमें रीछ, पहाड़ी भेड़, बकरी आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन शिवालिक पर्वत और हिमालय पर्वतों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? शिवालिक पर्वत और हिमालय पर्वतों पर बहुतायत से पाए जाते हैं। ठीक है। बात करते हैं मानसून वन के बारे में। मानसून वन या मानसून और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। तो जो आपका मानसून या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है उसमें आपका गर्म एवं नम जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? गर्म एवं नम जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन से वन होते हैं? मानसून वन कहलाते हैं। जैसे अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका में यह वन पाए जाते हैं। ये भी सदाबहार होते हैं। ये कैसे होते हैं? सदाबहार मतलब एवरग्रीन होते हैं। इनकी पत्तियां कभी भी झड़ती नहीं है। क्या नहीं होती हैं? एवरग्रीन होते हैं। इनकी पत्तियां कभी भी झड़ती नहीं है। ठीक है। इनमें जो आपके पेड़ आते हैं वह आपके गुर्जन, आम, जामुन व पून आदि पेड़ आते हैं। इनमें पत्ती जो होती है वह चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। कैसे होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। ठीक है। जानवर इनमें सांप, हिरन और बंदर आदि जानवर होते हैं। कौन से होते हैं? सांप, हिरन, बंदर आदि जानवर इनमें पाए जाते हैं। बात करते हैं जलीय पादप समुदाय के बारे में। जलीय पादप समुदाय यानी कि एक्वाटिक प्लांट कम्युनिटीज़ के बारे में। एक्वाटिक प्लांट कम्युनिटीज़ यानी कि ये पादप समुद्र जल में ही अपनी सारी जीवन क्रियाएं करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध जलीय पादप समुदाय यानी कि फ्रेश एक्वाटिक कम्युनिटीज़, और दूसरे आपके समुद्र पादप समुदाय यानी कि मैराइन प्लांट कम्युनिटीज़। ठीक है। तो बात करते हैं शुद्ध जलीय समुदाय। ये जल समुदाय नमक रहित जल के साधनों जैसे नदियों, तालाबों और कुछ झीलों में उगते हैं। इनमें कुछ पानी के अंदर डूबे रहते हैं, जैसे हाइड्रला है, पनियाजा है, पोटेमोजेटिव, तथा कुछ पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे समुद्र शोक और एजोला होता है। समुद्र शोक, एजोला यानी कि समुद्र शोक को ही हम क्या कह देते हैं? इकॉर्निया क्रैस्पिस, इकॉर्निया को ही हम कह देते हैं समुद्र शोक। ठीक है। और एजोला भी होता है, एजोला पिन्नाटा, जो कि आपका किसमें? धान में डाला जाता है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं समुद्र पादप समुदाय। समुद्र पादप समुदाय में समुद्र का पानी खारा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शैवाल यानी कि आपने देखे होंगे, जिसे हम अपनी भाषा में काई कह देते हैं, जंग। तो जंग लगती है लोहे पर, लेकिन ये जंग जो शैवाल उगते हैं यह जो है हरे हरे होते हैं। किसमें? पानी में। ठीक है। तो हरे हरे पौधे जो दिखाई देते हैं तालाबों में, आपने हरी हरी जो है घास सी देखी होगी, वह चिकनी होती है। ठीक है। तो उसी को हम शैवाल कह देते हैं। तो ये जो है आपके एक्वाटिक प्लांट कम्युनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं प्लांट एडॉप्शन के बारे में। किसके बारे में? प्लांट एडॉप्शन के बारे में। तो प्लांट एडॉप्शन पौधों का अपने चारों तरफ के वातावरण में रहने की क्षमता को प्लांट एडॉप्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्लांट एडॉप्शन कह देते हैं। या फिर कहें तो पौधों का वातावरण की दिशाओं में समायोजन के पादप अनुकूलन प्लांट एडॉप्शन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अनुकूलन भी आपका 3 प्रकार का होता है, पानी के लिए अनुकूलन, प्रकाश के लिए अनुकूलन और तापमान के लिए अनुकूलन। ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। पानी की आवश्यकता के आधार पर पौधों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जलीय पौधे, दूसरा है मध्यम पौधे और तीसरा है मरुस्थलीय पौधे। जलीय पौधे यानी कि हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है मीजोफाइट्स और तीसरा है जीरोफाइट्स। क्या है? जीरोफाइट्स। तो देखिए वे पौधे जो पूर्णतः पानी में रहते हैं जलीय पादप कहलाते हैं। ठीक है। और मध्यम पौधे वे पौधे जो ना अधिक नमी में और ना ही अधिक पानी में जीवन निर्वाह कर सकते हैं। प्रायः उनमें सभी फसलें आती हैं। इस समूह में सभी फसलें आती हैं। ठीक है। और स्थलीय पौधे की यदि हम बात करें जीरोफाइट्स के बारे में, तो वे पौधे जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक तथा भूमि में पानी की बहुत अधिक कमी होती है। भूमि में पानी की बहुत अधिक कमी होती है, मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं। जलीय पादप
हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। बात कर लेते हैं जलीय पादप के बारे में। तो दो प्रकार के होते हैं, पानी में डूबे रहने वाले और पानी में तैरने वाले। तो पानी में डूबे रहने वाले जो होते हैं उनमें आपका वैलसनेरिया, पोटोमोजेटम और एलोडिया तथा नेजस आते हैं, ठीक है। नेजस ज़्यादा पूछा जाता है तो उसको थोड़ा सा याद रख लेना। वैलसनेरिया भी पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पानी में तैरने वाले को भी हमने दो भागों में विभाजित किया, फ्री फ्लोटिंग टाइप और फिक्स्ड फ्लोटिंग टाइप, ठीक है। तो फ्री फ्लोटिंग टाइप में आपके पिस्टिया है, साल्विनिया है, वुल्फिया है, इकॉर्निया है, ट्रापा है, एजोला और सिरारोफिलम, और उसके अलावा सिराटोफिलम, और उसके अलावा लेमना होता है, ठीक है। और इसके अलावा फिक्स्ड की यदि हम बात करें तो निम्फिया है, नीलाम्बिया है तथा लिम्नेंथिम्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है जलीय पौधे, जलीय और थलीय पौधे। ऐसे पौधे जो जल में और थल दोनों में उग सकते हैं, जल और थल दोनों में उग सकते हैं, एम्फीबियस प्लांट या जलीय थलीय पौधे या जलथल पौधे कहलाते हैं। जैसे आपका रेननकुलस, आइपोमिया, जूसिया और टाइफा, ये जो है आपके एम्फीबियस प्लांट होते हैं। जैसे आपका वर्ग उभयचर में आपका मेढक होता है, मेढक आपका जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो इसी प्रकार से ऐसे पौधे जो जल और थल दोनों में रहते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम एम्फीबियस प्लांट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एम्फीबियस प्लांट कह देते हैं। बात करते हैं मरुस्थलीय पौधों के बारे में। तो मरुस्थलीय पौधों को चार भागों में विभाजित किया गया है, सूखा बचाने वाले, सूखा से बचने वाले, सूखा सहन करने वाले और सूखा का मुकाबला करने वाले। तो सूखा बचाने वाले जो होते हैं इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, लगभग 4 से 6 सप्ताह का होता है। कितना होता है, लगभग 4 से 6 सप्ताह का होता है। जैसे इसमें आते हैं कौविलिया, कौन सा आता है, कौविलिया आता है। सूखा सूखा से बचने वाले में आता है आपका पानी का बहुत बचने में आपके जो होते हैं पानी बहुत कम प्राप्त होता है ऐसे पौधों को, परंतु वे उससे ही अपना भोजन चलाते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं। जितना पानी उन्हें मिलता है वह उसी से ही अपना काम चलाते हैं। अगला आता है सूखा सहन करने वाले यानी कि ड्रॉट इंड्यूरिंग। तो उसमें आपका पानी की कमी में भी जीवित रह सकते हैं। जब सूखा होता है तो पौधे वृद्धि नहीं करते हैं बल्कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां झाड़ देते हैं। रेगिस्तान में उगने वाली झाड़ियां इसी प्रकार की होती हैं, ठीक है। सूखा का मुकाबला करने वाले जो होते हैं वह आपके ड्रॉट रेसिस्टेंट होते हैं। जैसे आपका कैक्टस, नागफनी होता है, अगेन होता है और एलोए होता है। कैक्टस आपको पता ही है अपनी पत्तियां कांटों में बदल लेता है, कांटों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। और जितने भी पॉइंट आपके इससे इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं पर बात करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन और ज़्यादा जो है डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे। जैसे आपका एटमॉस्फेयर जो होता है उसकी सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे हम ट्रोपोस्फियर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं हिंदी में, जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे निचली परत होती है, एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत होती है, ठीक है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, जिसकी हाइट लगभग 12 किलोमीटर तक होती है, जिसकी हाइट लगभग 12 किलोमीटर तक होती है। प्रति 1000 फीट 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से तापक्रम कम होता है, यानी कि जो तापमान होता है वह यदि हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो लगभग 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वह घट जाता है। और यदि हम बात करें 1 किलोमीटर के बारे में, एक प्रति 1000 फीट की बात करें तो 6.5 यानी कि 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के दर से कम होता है। और यदि हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर जाने पर लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका तापमान होता है वह कम होता है 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है। इसी मौसम में या इसी जो है आपके मंडल में सभी आपकी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं। जैसे आपका वर्षा है, ओला है, कोहरा है, आंधी है, तूफान है, ये सभी ट्रोपोस्फियर में ही ये सभी घटनाएं घटती हैं। बादलों का घुमड़ना भी इन्हीं में होता है। किस में होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर होती है। किन्हीं किन्हीं किताबों में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक दे रखी है, ठीक है। बात करते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जो कि रिलेटेड था ओजोन लेयर से। देखिए समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वह लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, लगभग 80 किलोमीटर तक होती है, या कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर भी दिया रहता है, ठीक है। तो इसकी जो 50 किलोमीटर यानी कि जो ओजोन लेयर होती है वह लगभग 33 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। धरातल से लगभग 33 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, 33 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है ओजोन लेयर, जिसका फॉर्मूला O3 होता है, जो कि ओजोन लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें, या जिसे हम इंग्लिश में कहें तो अल्ट्रा वायलेट रेज,
अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज से हमें बचाती है या प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आयन मंडल के बारे में। अगला जो आपका स्फीयर है वह है आपका आयन मंडल, जिसे हम इंग्लिश में क्या देते हैं? आइनोस्फीयर। क्या कह देते हैं? जिसे हम इंग्लिश में आइनोस्फीयर कह देते हैं, जिसकी हाइट लगभग 80 से 640 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 80 से 640 किलोमीटर होती है। इसमें गैसें आयनित रहती हैं। क्या रहती हैं? गैसें आयनित रहती हैं। इसमें सभी आपकी गैसें रहती हैं और अपनी जितनी भी आपकी रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगों का मतलब होता है जब हम अपनी किसी टीवी को डीटीएच को जब हम ऊपर से नीचे तक हिलाते हैं और कहते हैं जो सिग्नल मिलाए जाते हैं वह सिग्नल इसी आयनमंडल से ही मिलाए जाते हैं बिकॉज यहाँ पर ही रेडियो एक्टिव किरणें उपस्थित होती हैं। ठीक है, चौथा है आपका वायुमंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो आपका एक्सोस्फीयर होता है वह आपका जिसकी हाइट होती है 640 किलोमीटर। कितनी होती है? 640 किलोमीटर जिसकी हाइट होती है। जिसमें जो है आपकी नाइट्रोजन के बारे में बात करें, आपकी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% पाई जाती है, ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है और आपकी ऑर्गन 0.034% पाई जाती है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, उसमें आता है आपका बायोडाइवर्सिटी। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से 2 मिनट में ख़त्म करते हैं इसको। बायोडाइवर्सिटी के बारे में यदि हम जानें तो इसे हम हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। जीवित प्राणियों के बीच मिलने वाली सभी विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती हैं। बायोडाइवर्सिटी शब्द सन 1985 ईस्वी में वाल्टर जी रोजन ने दिया था। किसने दिया था? वाल्टर जी रोजन ने दिया था। कृषि से संबंधित जो जैव विविधता होती है उसे हम एग्रो बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एग्रो बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? पहला आपका आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक संरचनाओं के मध्य पाई जाने वाली जो संरचना विविधता होती है उसे हम आनुवांशिक विविधता कह देते हैं। दूसरी होती है आपकी प्रजातीय विविधता और तीसरी होती है आपकी सामुदायिक विविधता। तो जो आपकी प्रजाति होती है, जब कोई प्रजातियों के बीच में जो आपकी प्रजातियों के मध्य जब कोई विविधता पाई जाती है तो उसे हम प्रजातीय डाइवर्सिटी कह देते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कह देते हैं। और जो आपकी सामुदायिक विविधता होती है, जब कोई समुदाय, 2 समुदायों के मध्य में जब कोई विविधता पाई जाती है तो उसे हम सामुदायिक विविधता कह देते हैं। विविधता जो लगभग 17 देशों में, 17 बड़े देशों में आपकी विविधता पाई जाती है, जिसमें आपका भारत देश भी आता है, जिसमें आपका भारत देश भी एक है। इनमें लगभग 60 से 70% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैव विविधता के ह्रास के बारे में यदि हम बात करें तो आवास विनाश जो होता है, दूसरा आपका प्रदूषण होता है, तीसरा आपका प्राकृतिक आपदाएं और चौथा आपका बाहरी स्पीशीज। जैव विविधता का जो आपका ये आवास विनाश है, यह आपका 2021 वाले पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया था आवास विनाश। तो थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, आवास विनाश, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और बाहरी स्पीशीज। बाहरी स्पीशीज का मतलब होता है जब कोई स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज हमारे देश में आ जाती है और उसके आने से बड़ी तबाही या कोई अकाल आ जाता है, तो ऐसी विविधताएं होती हैं जिससे हमें ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास होता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा विश्व फ्लोरा के लगभग 7% अर्थात 45,000 पौधे तथा फौना मतलब जानवर और फ्लोरा मतलब यानी कि जंतु जानवर और फ्लोरा का मतलब वनस्पति। ठीक है, जहाँ भी फ्लोरा और फौना का मतलब हो, जहाँ भी फ्लोरा और फौना लिखा हो तो वहाँ पर फ्लोरा का मतलब वनस्पति और फौना का मतलब जंतु या जानवर होते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व के फौना के लगभग 6.5% जंतु अर्थात 77,000 जंतु भारत में पाए जाते हैं, जबकि फ्लोरा की यदि हम बात करें तो फ्लोरा के लगभग 7% अर्थात 4500 पौधे, अब 45,000 पौधे अपने भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण जो है वह हम मुख्यतः 2 विधियों से करते हैं। वह 2 विधियां जो होती हैं वह आपकी इन सीटू मेथड या फिर एक्स सीटू मेथड होती हैं। कौन सी होती हैं? इन सीटू मेथड या फिर एक्स सीटू मेथड होती हैं। इन सीटू मेथड की यदि हम बात करें तो इसमें आपके अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडल और वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती हैं। अभ्यारण्य जो है आपके वर्ष 2000 तक भारत में 490 अभ्यारण्य थे। कितने थे? 490 अभ्यारण्य वर्ष 2000 तक, और वर्ष 2000 तक भारत में लगभग 88 राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, और उसके बाद भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क कार्बेट, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 है, जो कि पहला खोला गया था नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है पहला भारत का हेली नेशनल पार्क। उसके बाद एक्स सीटू कंजर्वेशन की यदि हम बात करें तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम नर्सरी, चिड़ियाघर, जीन बैंक,
जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन और पॉलन बैंक, ओवम बैंक, टिश्यू कल्चर और डीएनए बैंक, इन सभी चीज़ों का हम जो है कलेक्शन कर लेते हैं। जब हमारी कोई प्रजाति विलुप्ति की ओर होती है तो उसका हम कहीं ना कहीं से कलेक्शन, जो लेबोरेटरीज में इनका कलेक्शन करते हैं उनको हम कहीं ना कहीं ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। ठीक है, तो आपका पूरा रैपिड रिवीजन लगभग कंप्लीट होता है। ठीक है, तो लगभग 1 घंटे का है। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा होगा। बचा है आपका पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन के लिए अब समय कम है और जो है उसका टॉपिक बड़ा है, लेकिन उससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, परेशान ना हो। सिर्फ जितना बता दिया है उतना ही आप तैयार कर लें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आई होप कि आपका पेपर अच्छा ही जाए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कल के लिए 16 तारीख का पेपर आपका बहुत ही अच्छा हो। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।